फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार हर बार की तरह एक नया टॉपिक लेकर आपके पास उपस्थित हुई हूं। तो इसमें इस बार हम डिस्कस करने वाले बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे लोग व्यूअर्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम आपका सीमेन एनालिसिस पे कब वीडियो आएगा। तो लीजिए आज सीमेन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। मैंने एक रिपोर्ट अपने सामने रखी है। ये बेसिकली वही रिपोर्ट है जो कि मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी में डाली थी। कम्युनिटी मैसेजेस में मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके डाला था क्योंकि वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो ये WHO क्राइटेरिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कि बताया है कि क्या नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं सीमेन के, जिसको कि हम फॉलो करते हैं, राइट। तो आप लोग को जब सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट मिलती है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज सारे लैब टेक्नीशियंस, सारी लैब की वैल्यूज, कई बार हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स सब आपको अलग अलग बातें बताते हैं, क्योंकि सबका मैं समझ सकती हूँ कि सबकी जो किताबें जो फॉलो करते हैं थोड़ी अलग होती हैं, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। बट आप इस क्राइटेरिया को जो मैं आज बता रही हूँ, ये लेटेस्ट क्राइटेरिया है, ये WHO ने बताया है, आप इसको नॉर्मल मानिए और अपनी रिपोर्ट आप इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं है, राइट। तो जो मैं बोलूंगी वो स्क्रीन पे भी आएगा। ये रिपोर्ट जो मैं पढ़ रही हूँ ये यहाँ पे स्क्रीन पे भी आती रहेगी, तो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं बता दूं कि डॉकवाइज ऐप बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स डेली कनेक्ट होते हैं। इट इज़ लाइक व्हाट्सएप। रिपोर्ट भेजिए, मुझसे पर्सनली बात करिए, फ़ोन पे वॉइस मैसेज भेजिए। सिर्फ एक चीज़ है कि आप मेरी शक्ल नहीं देख पाएंगे, बट बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है, राइट। तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप C2TXJ मेरा पिन डाल के कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेशनली भी अवेलेबल हो गया, इंडिया के बाहर जो लोग बैठे हैं वो भी बात कर सकते हैं। सॉरी, कॉल नहीं कर सकती मैं उनको, लेकिन वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, मैं प्रिस्क्रिप्शन भेज सकती हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सुपर चैट भी शुरू हो गया है। तो शुरू करते हैं। अभी मैं इस वीडियो से आप लोगों को समझा रही हूँ कि आप मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे क्वेश्चंस ना लिखें, क्योंकि इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था बट इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस इतनी जगह से उठाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ईमेल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, प्लीज़ वहाँ क्वेश्चंस ना लिखें। जो लोग वहाँ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आप सिंपल यूट्यूब पे क्वेश्चन डालें, और यूट्यूब पे क्वेश्चंस कैसे डालने आपको सबको पता है। आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में ना डाल के डॉक्टर सोनल्स आंसर्स पे डालें। और अगर आपको लाइव चैट करना है सुपर चैट के थ्रू, तो फिर संडे मैं आपको मिलती हूँ आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में, राइट। तो हम शुरू करते हैं रिपोर्ट से विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहली चीज, सीमेन वॉल्यूम। सीमेन वॉल्यूम यानी कि आप कितना लिक्विड बाहर निकाल रहे हैं। अब आपको पता है, लैब वाला आपको बोलता है कि आपको 3 से 4 दिन या 5 दिन का एब्सटिनेंस रख के आना है, यानी कि 3 से 5 दिन तक या ना तो सेक्स करें ना फिर मास्टरबेशन करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका जो सीमेन का वॉल्यूम है, जो लिक्विड आप निकाल रहे हैं, वो कम हो जाए। क्योंकि अगर 1.5 ml से वो कम होगा तो लैब वाले को उसको क्लीन करके उसको चेक करने में बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सीमेन देते हैं तो कुछ नीचे सेडिमेंट जो है वो हो जाता है, जो इसका सॉलिड पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है, लिक्विड पार्ट ऊपर रह जाता है, तो इसको बोलते हैं कि लिक्विफैक्शन हो गया, राइट। तो इनिशियली जो सीमेन होता है वो अलग कंसिस्टेंसी का होता है, कुछ मिनट के बाद वो इस लायक होता है कि हम उसको टेस्ट कर पाए। तो अगर बहुत कम निकलेगा तो फिर वो टेस्टिंग के लायक नहीं रहेगा, राइट। इसलिए 1.5 ml कट ऑफ लिमिट है। देन कम्स टोटल स्पर्म काउंट। टोटल स्पर्म काउंट मतलब आपने जितना सीमेन दिया है उसमें टोटल में कितने स्पर्म्स हैं। हम 1 ml की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल काउंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने 2 ml दिया है या 1.5 दिया है या 3 ml दिया है, टोटल मानते हैं कि 39 to 40 मिलियन होना चाहिए, ठीक है। 39 to 40 मिलियन उस टोटल लिक्विड में होना चाहिए। अब आते हैं स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ml, यानी कि अगर आपने 2 ml निकाला है तो जितना कॉन्सेंट्रेशन निकला है उसको 2 से डिवाइड कर दें। 1.5 निकाला है तो जितने स्पर्म्स आ रहे हैं उसको 1.5 से डिवाइड कर दें। तो बेसिकली 1 ml में, जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब मैथ्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसको जब पर ml करते हैं तो उसको उतने ही वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। ये आपका 15 मिलियन पर ml, यानी कि 1 ml में 15 मिलियन से ज्यादा होने चाहिए। पहले 20-30 मानते थे, अभी 15 मिलियन कट ऑफ कर दिया है। तो 15 मिलियन वाले भी खुश हो जाइए, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टोटल मोटिलिटी। अब स्पर्म्स आपने देखे होंगे 2-3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो ऐसे तेजी से जा रहे होते हैं आगे की तरफ, एक होते हैं जो एक ही तरफ खड़े हुए बस हल्के हल्के हिल रहे होते हैं, टेल हिला रहे होते हैं अपनी, और एक होते हैं जो बिल्कुल ही डेड होते हैं, जिनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो जब टोटल मोटिलिटी की बात करते हैं तो टोटल में तेज चलने वाले भी काउंट करते हैं, स्लगिश चलने वाले, धीरे चलने वाले भी, और जो बैठे बैठे एक जगह हिल रहे हैं उनको भी काउंट करते हैं। उसको नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी बोलते हैं। तो प्रोग्रेसिव, स्लगिश एंड देन नॉन प्रोग्रेसिव, तो इन तीनों को मिला के टोटल मोटिलिटी 40% से ज्यादा होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट कम्स प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। प्रोग्रेसिव में भी एक्टिव होते हैं, स्लगिश होते हैं, और एक होते हैं एक ही जगह हिलने वाले। तो जो एक ही जगह हिल रहे हैं उनको हम काउंट नहीं कर रहे, वो नॉन प्रोग्रेसिव है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव है, जो एक तेजी से जा रहे हैं और एक स्लगिश है जो हल्का हल्का चल रहे हैं आगे आगे, उन दोनों को मिला के 32% होना चाहिए। तो 40% टोटल मोटिलिटी, 32% वो जो आगे आगे जा रहे हैं, जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एक ही जगह नहीं बैठे हैं। फिर कम्स वाइटैलिटी।
वाइटैलिटी मतलब कि कितने जिंदा हैं और कितने मरे हुए हैं। बेसिकली इसका मोटा मोटा कारण यही होता है। वाइटैलिटी मतलब जो वाइटल है, जो कुछ कर सकता है स्पर्म काम, तो वो 58% से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कि 58 to 60% आपके करीब करीब मोटी मोटी तौर पे जिंदा होनी चाहिए, राइट। तो 40% अगर डेड है तो चलेगा। देन कम्स स्पर्म मॉर्फोलॉजी। स्पर्म अलग अलग तरीके के शेप के होते हैं। नॉर्मली एक मोटी मोटी तौर पे जो आप लोग वीडियोस में भी देखते होंगे, ये कीड़े की तरह होता है। छोटा सा हेड होता है और पीछे एक टेल होती है। उसको अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो तो उसमें बीच में एक नेक होती है, बीच में कुछ स्पायरल एरियाज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आप अगर गूगल पे डालेंगे कि स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो आपको दिख जाएगा। उसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है। बेसिकली स्पर्म्स कुछ एबनॉर्मल होते हैं। किसी की 2 टेल होती है, किसी के 3-4 हेड होते हैं, किसी की बीच में जो नेक पीस है वो खराब होता है। तो वो आप लैब टेक्नीशियन और डॉक्टर पे छोड़ दो। इसकी जो लिमिट WHO ने बताई है वो 4% से 14% तक बताई है। बड़ी अजीब सी लिमिट है, 4 से 14%। मैं मान के चलती हूँ कि 10% से 14% अगर मानेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा, बिकॉज 4% बिल्कुल ही लोअर लिमिट है। तो अगर आप 4 to 10 देखेंगे तो एक लोअर लिमिट आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको अपना रिपोर्ट कंपेयर करना है तो अगर 5% या 6% भी आपकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है स्पर्म की, तो उसको नॉर्मल ही मानेंगे, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग 4 से 14% ही नॉर्मल होते हैं। 14% से ऊपर शायद होता ही नहीं होगा किसी का नॉर्मल। तो 4 से 14% अगर नॉर्मल है तो आपके लिए नॉर्मल है, ठीक है। तो स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का, वो नॉर्मल होना चाहिए। नाउ इसी चीज के क्राइटेरिया बनाए गए हैं, टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं। बहुत से पेशेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, मैम एजोस्पर्मिया क्या होता है या फिर ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है। तो मैं आपको एक मोटी मोटी तौर पे बता दूं कि स्पर्मिया एंड जूस्पर्मिया में क्या फर्क है, राइट। स्पर्मिया मीन्स आपका जो वॉल्यूम है, जो सीमेन है। सीमेन और स्पर्म में क्या फर्क है? सीमेन वो लिक्विड है जो आप निकाल रहे हैं, जिसमें सिर्फ स्पर्म ही नहीं है, जिसमें बहुत सारे सिक्रीशंस हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, फ्रक्टोज है, बहुत कुछ है। उसको हम क्लीन करते हैं, जब IUI करते हैं, क्लीन करके सिर्फ स्पर्म आपके अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो स्पर्म अलग है, सीमेन अलग है। पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैडम सेक्स करने के बाद जब हम थोड़ी देर में उठते हैं तो सारा स्पर्म बाहर आ जाता है। स्पर्म बाहर नहीं आता, वो सीमेन बाहर आता है। वो लिक्विड है, उसको तो बाहर आना ही है। स्पर्म जो है, जो जिंदा है, वो ऊपर चढ़ जाएंगे कीड़े की तरह। ओके, तो इसी बेसिस पे स्पर्मिया और जूस्पर्मिया होता है। स्पर्मिया मीन्स आपका लिक्विड जो आपने सीमेन निकाला है। जूस्पर्मिया मीन्स आपके जो अंदर जो स्पर्म्स है वो। तो जब हम बोलते हैं ए स्पर्मिया मतलब कि आपने लिक्विड निकाला ही नहीं। ए मतलब नेगेटिव में है, आपने कुछ लिक्विड नहीं दिया, आपने मास्टरबेट किया, आपने सीमेन कोशिश करी निकलने की, आपका निकला ही नहीं। दैट इज ए स्पर्मिया, लिक्विड ही नहीं आया। ए जूस्पर्मिया, जू वर्ड ऐड हो गया मतलब स्पर्म, मतलब कि आपने लिक्विड तो निकाला लेकिन उसमें एक भी स्पर्म नहीं है। दैट इज ए जूस्पर्मिया, ठीक है। तो लिक्विड नहीं निकला तो ए स्पर्मिया, और लिक्विड है लेकिन स्पर्म नहीं है, 0 स्पर्म है, तो ए जूस्पर्मिया। इसी तरह से ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मतलब कि आपका जो सीमेन वॉल्यूम है बहुत कम है, 1.5 ml से कम है। ओलिगोजूस्पर्मिया यानी कि आपने जो सीमेन में जो स्पर्म्स निकाले हैं वो आपका जो क्राइटेरिया इसमें दिया गया है, जो टोटल स्पर्म काउंट और स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन हमने बताया है उससे कम है, यानी कि 15 मिलियन पर ml से कम है, तो इसको ओलिगोजूस्पर्मिया बोलते हैं। सारे स्पर्म्स डेड होते हैं, मैंने बताया 40% डेड चलेगा, 58 to 60% वाइटैलिटी हमको चाहिए। तो अगर जब सारे स्पर्म्स डेड होते हैं, एक भी जिंदा नहीं, तो उसको बोलते हैं नेक्रोस्पर्मिया, नेक्रोजूस्पर्मिया। जूस्पर्मिया बिकॉज जू मीन्स स्पर्म, तो नेक्रोजूस्पर्मिया मीन्स सारे स्पर्म्स डेड है। इसी तरह से एक वर्ड आता है टेराटोजूस्पर्मिया। मॉर्फोलॉजी जब 4% से भी कम होती है, जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल 4 to 14% स्पर्म्स आपके नॉर्मल होने चाहिए, सिंगल हेड है सिंगल टेल वाले। जब वो 4% से भी कम नॉर्मल दिखते हैं तो उसको बोलते हैं टेराटोजूस्पर्मिया, यानी कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल स्पर्म्स हैं। ओके, इसी तरह से एक आता है वर्ड एस्थेनोजूस्पर्मिया। एस्थेनोजूस्पर्मिया मीन्स जो स्पर्म जो चल रहे हैं, मैंने बताया था टोटल मोटिलिटी, देन कम्स प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। तो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी में 32% आपके आगे प्रोग्रेस करने चाहिए। तो अगर 32% से कम है जो आगे चल रहे हैं, डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे, एक ही जगह लेजी की तरह हिल रहे हैं, या फिर बहुत ही कम चल रहे हैं, स्लगिश ज्यादा है, एक्टिव कम है, ऐसे में बोलेंगे एस्थेनोजूस्पर्मिया, यानी कि आपके स्पर्म्स वीक हैं, उनमें अंदर चढ़ने की कैपेसिटी नहीं है, वेजाइना से यूट्रस तक जाने की कैपेसिटी नहीं है। ऐसे केसेस में IUI बहुत फायदा करता है, क्योंकि हम डायरेक्टली यूट्रस के अंदर स्पर्म को डाल देते हैं। तो जो नीचे से जो ट्रैवल करना होता है विजाइना से, सर्विक्स से यूट्रस तक, वो हम जो उसकी वीकनेस है उसको कवर अप कर लेते हैं, राइट। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं। इससे ज्यादा इस वीडियो में मैं बताऊंगी नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने एक नॉर्मल सीमेन रिपोर्ट डिस्कस करी और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी। अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि मेल्स के अंदर कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए। इतनी बड़ी लिस्ट है, मैंने सोचा पेपर लेकर ही बताऊंगी, कहीं कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि इतने सारे कॉजेज होते हैं मेल्स के अंदर कि जिसकी वजह से उनके स्पर्म्स एबनॉर्मल हो सकते हैं, सीमेन एनालिसिस एबनॉर्मल हो सकती है, राइट। सो टेक केयर,
मेरी वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। चैनल बहुत बढ़िया ग्रो कर गया है। एवरी संडे मैं आपसे मिलती हूँ सुपर चैट में। जो आपका क्वेश्चन हाईलाइट होगा उसको मैं हाथों हाथ आंसर दूंगी और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। राइट, सो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार हर बार की तरह नया वीडियो आपके सामने हाजिर है। तो हमारी जो अभी सीरीज चल रही है वो है प्रेग्नेंट होने के जोरदार तरीके। तो पार्ट 5 आप देख चुके हैं। पार्ट 5 वाज डेडिकेटेड टू ऑल द मेल्स। स्पर्म यानी कि सीमेन एनालिसिस में क्या रिपोर्ट नॉर्मल होनी चाहिए, हमने वो डिस्कस किया। आज हम उसी का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम्स होती है मेल्स में। मेल्स में ऐसी कौन सी जांचें होती है या ऐसी कौन सी हिस्ट्री होती है, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर आपसे पूछेंगे, हिस्ट्री लेंगे और आपको भी पता होना चाहिए कि ये चीजें आपको प्रॉब्लम करेंगी आगे जाके। राइट, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक ये है कि जो मेल्स में सीमेन में प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है। अब बिकॉज बहुत सारे कॉजेज हैं तो मैंने सोचा इसको पढ़ के बताऊंगी तो कोई चीज मिस नहीं होगी। राइट, सो नंबर 1 आता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन जैसे कि नाम बता रहे हैं, रेट्रो यानी कि पीछे की तरफ इजैकुलेशन आना, यानी कि सीमेन जो है बाहर निकलने के बजाय पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, यानी कि पेशाब के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ये पूछने के लिए भाई ऐसा क्यों हो रहा है, अंदर कोई को रुकावट हो सकती है। सेकेंड आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि आपके क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम है, जैसे क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में XYY सिंड्रोम होता है, इसमें डबल Y होता है। वेरी वेरी रेयर, मतलब ये म्यूटेशन हुआ है, ये शुरू से ही एबनॉर्मेलिटी है। ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं, जो लड़के पैदा होते हैं, वो शुरू से ही एबनॉर्मल होते हैं। तो ये एक सिंड्रोम का मैंने एक बता दिया कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे केसेस में जनरली आपको बहुत पहले ही पता चल जाएगा कि आप एबनॉर्मल हैं। ऐसे केसेस में जनरली बचपन से ही पता रहता है कि बच्चे को प्रॉब्लम है। इतनी एडवांस एज में आके जब प्रेगनेंसी का टाइम है, मतलब कंसीव करने का टाइम है, तब नहीं पता चलता है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। देन आते हैं कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज। अब हमने फीमेल्स में पढ़ा था कि मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, बाइकॉर्नेट यूट्रस होता है, आर्कुएट यूट्रस होता है, यूट्रस डायडेल्फिस होता है। इसी तरह से मेल्स में भी अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, टेस्टिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिकली डिफेक्टिव होगा कुछ तो ऑब्वियसली सीमेन पे इफेक्ट आएगा। फिर आते हैं हार्मोन्स प्रॉब्लम पे। हार्मोन्स में डायबिटीज एंड थायराइड सबसे टॉप मोस्ट है। एक कुछ और जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह, जिसमें कि मेल्स इनफर्टाइल हो सकते हैं। तो इसीलिए जब सीमेन की प्रॉब्लम होती है तो हम जो मेल पार्टनर है उनका कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, शुगर करते हैं, प्रोलैक्टिन करते हैं, थायराइड करते हैं, उनके भी हार्मोन टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन वगैरह टेस्ट होते हैं। देन पोस्ट टेस्टिकुलर कैंसर ट्रीटमेंट। वेल, अगर आपको कभी कैंसर हुआ है टेस्टिस का या प्रोस्टेट का, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो भी देते हैं उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं कि भाई इनफर्टिलिटी हो जाती है। राइट, तो इसमें आपके जो है बायोप्सी करते हैं और टेस्टिस की बायोप्सी होती है, तरह तरह के टेस्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या प्रॉब्लम है। देन सिवियर सेक्सुअल डिस्फंक्शन। हमने पार्ट 1 में या पार्ट 2 में इंटरकोर्स प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि मेल्स में इजैकुलेशन प्रॉब्लम होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। उसी को सिवियर सेक्सुअल डिस्फंक्शन की वजह से कई बार सीमेन में प्रॉब्लम्स आ जाती है, स्पर्म्स नहीं आते, जूस्पर्मिया होता है या व्हाटएवर। ठीक है, तो ये सारी टेस्टिंग जो मैंने आपको बताई, ब्लड टेस्ट, बायोप्सी, ये सारी टेस्टिंग होते हैं। देन वैरिकोसील अनडिसेंडेड टेस्टिस। वैरिकोसील एक स्वेलिंग है, वेरिकोसील एक स्वेलिंग है जो कि अंदर वेरिकोसील, वेरी मतलब कि वेन्स की स्वेलिंग है जिसकी वजह से अंदर रुकावट हो सकती है। डॉपलर स्टडी से पता चलता है, कलर डॉपलर करते हैं टेस्टिस का, उसमें पता चलता है। जनरली ये करेक्ट हो जाती है, कई बार नहीं भी करेक्ट होती है। जनरली वेरिकोसील को बहुत मेजर रीजन नहीं है इनफर्टिलिटी का, बट कभी कभी अगर स्वेलिंग ज्यादा होगी तो अंदर टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है और अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। राइट, अनडिसेंडेड टेस्टिस। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मुझे मेल्स के कि अनडिसेंडेड टेस्टिस की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। अनडिसेंडेड टेस्टिस मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा, अगर एक लड़का पैदा हुआ है, आप देखेंगे कई बार किसी किसी बच्चे में दोनों कौड़ियां, दोनों टेस्टिस नीचे नहीं आती स्क्रोटम में, क्योंकि उनको जो है अंदर ही अंदर पेट के अंदर 9 महीने से पहले, डिलीवरी से पहले उनको बाहर की तरफ पेट से अंदर बाहर आना होता है। नॉर्मली दोनों टेस्टिस पेट में होती है और जब पैदा होने का टाइम आता है, डिलीवरी का टाइम आता है, तो दोनों टेस्टिस सड़क के नीचे स्क्रोटम में आ जाती है। तो किसी किसी बच्चे में जब बच्चे पैदा होते हैं मेल्स, उसमें स्क्रोटम में दोनों टेस्टिस नहीं होती है, एक ही होती है। तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये टेस्टिस पेट में रह गई। तो ऐसे केसेस में इनफर्टिलिटी, सीमेन में प्रॉब्लम्स आती है। राइट, तो अनफॉर्चुनेटली जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं मैं उनका जवाब नहीं दे पाती बिकॉज आई एम नॉट अ यूरोलॉजिस्ट, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। बट आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उसको ठीक करवाना पड़ेगा। किसी किसी केसेस में ठीक हो जाता है, किसी किसी में उसको सर्जिकली निकालना पड़ता है, सर्जरी करके।
इन्फेक्शन में मम्स हो गया। मम्स बहुत ही कॉमन है और बहुत ही आई वुड से खतरनाक है, क्योंकि टेस्टिस में अगर मम्स हो गया उसको मम्स ऑर्काइटिस बोलते हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन है और ये आपकी सीमेन की क्वालिटी को खराब करता है। देन आते हैं आपके जो जॉब एक्सपोजर्स हैं। कई बार बहुत से लोग केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बहुत से लोग बाहर फील्ड वर्क करते हैं गर्मी के मौसम में। तो हाई टेम्परेचर और केमिकल्स का एक्सपोजर, ये दोनों चीजें आपके लिए खतरनाक है। हाई टेम्परेचर में अगर आपको काम करना है तो उसके लिए वही है कि ढीले कपड़े पहने, क्योंकि आपके जो टेस्टिस है, जो अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं, उनके लिए बॉडी टेम्परेचर से 1-2 डिग्री कम टेम्परेचर बेटर रहता है, उसमें वो सर्वाइव करते हैं। तो अगर आप बहुत गर्मी के मौसम में काम करते हैं तो टाइट कपड़े ना पहने, रेगुलरली थोड़ा वॉक करते रहे तो थोड़ा एयरेशन रहेगा, घर आते ही ढीले कपड़े पहन लें, शावर ले लें, ठीक है, ये सब आप कुछ कर सकते हैं। केमिकल का एक्सपोजर हो रहा है, जो लोग पूरे टाइम एक्सरे में काम करते हैं, प्लीज एक्सरे का जो लेड एप्रन होता है उसको पहन के रखें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। स्मोकिंग, ओबेसिटी, ड्रग्स, ये अल्कोहल, मतलब कि ज्यादा शराब पीना, ड्रग्स लेना, अगर बहुत ज्यादा मोटापा हो गया, स्मोक करना, बीड़ी, तंबाकू, एनीथिंग, टोबैको खाना, टोबैको चूइंग, ये सारी आपकी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे लेडीज पे लागू होती है वैसे आप पे लागू होती है, राइट। देन इंजरी, कभी आपको टेस्टिस पे, स्क्रोटम पे चोट लगी हो तो पोस्ट इंजरी भी सीमेन क्वालिटी खराब हो जाती है, आपके अंदर जो है जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। देन कमिंग टू स्टेरॉइड्स, बहुत से लोग अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं। स्टेरॉइड्स भी खतरनाक होता है, ये भी एक तरीके ड्रग ही है। तो ये आपकी डेफिनेटली आपकी सीमेन क्वालिटी, आपकी स्पर्म प्रोडक्शन कैपेसिटी जो टेस्टिस में बनते हैं उसको कम करेंगे। फिर आते हैं ड्रग्स जैसे कि कैनाबिस हो गया, कोकेन हो गया, ये मैंने अभी ऑलरेडी बता ही दिया। ड्रग अब्यूज बहुत ही खराब है, उस समय पता नहीं चलता है, यंग एज में पता नहीं चलता है, जैसे जैसे आप 30+, 35 के अराउंड जाते हैं, फिर आपकी धीरे धीरे स्पर्म क्वालिटी इतनी खराब हो जाती है या स्पर्म्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, एज उस पर में हो जाते हैं, राइट। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, सारी चीजें हमने इसमें कवर कर ली और कुछ बचा नहीं है। बट कम से कम इस वीडियो से आपको इतना पता चलेगा कि आज अगर डॉक्टर आपको इतनी सारी जांचें लिख रही हैं या आपकी सीमेन में अगर बता रहे हैं कि इतनी खराबी है, तो क्यों आपको इतने टेस्ट लेके जा रहे हैं, क्यों बायोप्सी हो रही है, क्यों कई बार बता दिया जाता है कि आप कुछ नहीं हो सकता, आपको डोनर सीमेन लेना पड़ेगा, राइट। तो अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बाकी लोगों को भी जागरूक करें, और क्वेश्चन कोई हो तो डॉक्टर सोनल आंसर्स पे लिखिए, राइट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।